नमस्ते बच्चों, द हरीश एकेडमी में आपका स्वागत है। तो बच्चों, हम पढ़ रहे थे चैप्टर 7, एक साम्राज्य की राजधानी क्या विजयनगर। विजयनगर की स्थापना किसने करी थी बच्चों? दो भाई थे, हरिहर और बुक्का। 1336 ईस्वी में करी थी। इसके बारे में हमने कल पढ़ा था, है ना। इसके बाद कॉलिन मैकेंजी ने एक सर्वेक्षक के रूप में इसका एक तरह से खोज करी। फिर हमने राय नायक और सुल्तान के बारे में पढ़ा कि उपाधियां दी जाती थी। राज्य का चरमोत्कर्ष देखा, उसका पतन देखा। फिर राय तथा नायक की जो उपाधियां थी, इनके बारे में आज हमने पढ़ना है। विजयनगर राजधानी और उसके परिप्रदेश। परि मतलब देखो, परि एक रूट वर्ड मान सकते हैं हम परि को। परि का मतलब होता है बेटा चारों तरफ, ठीक है। तो परिप्रदेश यानी कि उनके आसपास के जो प्रदेश हैं, इनके बारे में हम इसमें पढ़ेंगे आज, ठीक है। अब हम उस समय के सबसे प्रसिद्ध शहरों में से एक विजयनगर की और रुख करते हैं। अधिकांश राजधानियों की तरह ही यह भी एक विशिष्ट भौतिक रूपरेखा और स्थापत्य शैली से अभिलक्षित थी। नक्शे पर 3 अंचलों को पहचानिए। मध्य भाग को ध्यान से देखिए। क्या आप नदियों से जुड़ती हुई नहरों को देख सकते हैं? क्या कितनी किलेबंदी दीवारों को देख सकते हैं? क्या धार्मिक केंद्र किलेबंद है? देखो, जैसे यहाँ पे शाही केंद्र दे रखा है, केंद्रीय भाग, पवित्र भाग, पवित्र भाग, ये तुंगभद्रा नदी है। ये हम्पी, यहाँ पर हम्पी की गुफाएं भी मौजूद हैं। ये अनेंग नदी है, ठीक है। शहर के विषय में खोज। विजयनगर के राजाओं और उनके नायकों के बड़ी संख्या में अभिलेख मिले हैं। अभिलेख मतलब उनके एक तरह से साक्ष्य मिले हैं, जिनमें मंदिरों को दिए जाने वाले दानों का उल्लेख और महत्वपूर्ण घटनाओं का विवरण है। कई यात्रियों ने शहर की यात्रा की और इसके बारे में लिखा। इनमें सबसे उल्लेखनीय वृत्तांत निकोलो दे कांति नामक इतालवी व्यापारी, अब्दुल रज्जाक नामक फारस के राजा का दूत, अफानासी निकितिनन नामक रूस का एक व्यापारी, जिन सभी ने 15वीं शताब्दी में शहर की यात्रा की, और दुआर्ते बरबोसा, डोमिंगो पेस और पुर्तगाल का फर्नांडो नूनिज, जो सभी 16वीं शताब्दी में आए थे, उनके हैं। फिर विशाल फैला हुआ शहर। यह डोमिंगो पेस द्वारा लिखे गए विजयनगर शहर के बारे में वर्णन से एक उद्धरण से मिला है। क्या? डोमिंगो पेस द्वारा लिखा हुआ है। इसके बारे में उन्होंने विजयनगर के बारे में उन्होंने लिखा है। तो क्या लिखा है? इस शहर का परिमाप मैं यहाँ नहीं लिख रहा हूं, क्योंकि यह एक स्थान से पूरी तरह नहीं देखा जा सकता। मतलब अगर हम चाहें कि हम इसको एक परिमाप से नाप ले, तो ऐसा नहीं हो सकता। पर मैं एक पहाड़ पर चढ़ा, जहां से मैं इसका एक बड़ा भाग देख पाया। मैं इसे पूरी तरह से नहीं देख पाया, क्योंकि यह कई पर्वत श्रृंखलाओं के बीच स्थित है। वहां से मैंने जो देखा वह मुझे रोम जितना विशाल प्रतीत हुआ और देखने में बहुत ही सुंदर। इसमें पेड़ों के कई उपवन हैं, आवासों के बगीचों में, तथा पानी की कई नालियों जो इसमें आती हैं, तथा कई स्थानों पर झीलें हैं, तथा राजा के महल के समीप ही खजूर के पेड़ का बगीचा और अन्य फल प्रदान करने वाले वृक्ष थे, ठीक है। अब इसमें जल संपदा के बारे में हम सबसे पहले पढ़ेंगे। विजयनगर की भौगोलिक स्थिति। भौगोलिक स्थिति क्या होती है बच्चों? जहां पर पेड़ पौधे, वन, नदियां हो गई, इन सब चीजों को हम क्या बोलते हैं? भौगोलिक स्थितियां। तो विजयनगर की भौगोलिक स्थिति के विषय में सबसे चौंकाने वाले तथ्य तुंगभद्रा नदी द्वारा निर्मित एक प्राकृतिक कुंड है। प्राकृतिक मतलब जो खुद ब खुद एक नेचुरल चीज है, तो वो एक प्राकृतिक कुंड है। यह नदी उत्तर पूर्व दिशा में बहती है। उत्तर पूर्व दिशा, हमने पहले दिशाओं के बारे में भी पढ़ा था, ठीक है। जैसे ये हमारे पूर्व, ये पश्चिम, ऊपर की तरफ ये उत्तर, ये दक्षिण। तो हमें क्या बोला है? उत्तर पूर्व दिशा, यानी कि ये वाली। तो उत्तर पूर्व दिशा में बहती है। आसपास का भूदृश्य रमणीय ग्रेनाइट की पहाड़ियों से परिपूर्ण है, जो शहर के चारों ओर करधनी का निर्माण करती सी प्रतीत होती है। इन पहाड़ियों से कई जलधाराएं आकर नदी में मिलती हैं। लगभग सभी धाराओं के साथ साथ बांध बनाकर अलग अलग आकारों के हौज बनाए गए थे। हौज देखो यहाँ पे दे रखा है हमें। हौज और जलाशयों का निर्माण किस प्रकार होता था, इसके बारे में पढ़ते हैं। कृष्ण देव राय द्वारा बनवाए गए जलाशयों के विषय में पेश लिखते हैं। पेश एक खोजकर्ता थे जो लिख रहे हैं। राजा ने एक जलाशय बनवाया 2 पहाड़ियों के मुख बीवर पर, जिससे दोनों में से किसी पहाड़ी से आने वाला सारा जल वहां इकट्ठा हो। यानी कि अगर 2 पहाड़ियों में से, ये 2 पहाड़ियां हैं यहाँ पर, एक सेकेंड,
मानो दो पहाड़ियां हैं यहाँ पर इस तरीके से, और यहाँ से जो जल आ रहा है, यहाँ इस वाली पहाड़ी के यहाँ से भी, इस यहाँ से भी, यहाँ से भी, यहाँ से भी, तो वो एक जगह आकर इकट्ठा हो जाए। इसके अलावा जल 9 मील से अधिक की दूरी से पाइपों से आता है, जो बाहरी श्रृंखला के निचले हिस्से के साथ साथ बनाए गए थे। यह जल एक झील से लाया जाता है, जो छलकाव से खुद एक छोटी नदी में मिलती है। जलाशय में 3 विशाल स्तंभ हैं, यानी कि बड़े बड़े स्तंभ बने हुए हैं, जिन पर खूबसूरती से चित्र उकेरे हुए हैं। ये ऊपरी भाग में कुछ पाइपों से जुड़े हुए हैं, जिनमें से ये अपने बगीचे और धान के खेतों की सिंचाई के पानी लाते हैं। इस जलाशय को बनाने के लिए इस राजा ने एक पूरी पहाड़ी को तुड़वा दिया। जलाशय में मैंने इतने लोगों को कार्य करते देखा कि वहां 15 से 20 हजार आदमी थे, चींटियों की तरह, यानी कि अगर हम दूर से देखते तो बहुत छोटे छोटे वो सब दिखाई दे रहे थे। तो ये थे हौज। चूंकि यह प्रायद्वीप के सबसे शुष्क क्षेत्रों में से एक था, इसलिए पानी के संचयन, यानी कि पानी को इकट्ठा करना या फिर उनको संरक्षित करना, संचयन और इसे शहर तक ले जाने के व्यापक प्रबंध करना आवश्यक था। ऐसा सबसे महत्वपूर्ण हौजों में एक का निर्माण 15वीं शताब्दी के आरंभिक यानी कि शुरुआती वर्षों में हुआ, जिसे आज कमलपुरम जलाशय कहा जाता है। तो बच्चों ये क्वेश्चन भी आता है, इसको आप हाईलाइट कर लोगे, अंडरलाइन करके रखोगे कि कमलपुरम जलाशय किसे कहा जाता है। एक सेकेंड, कमलपुरम जलाशय किसे कहा जाता है? तो हौजों में एक का निर्माण 15वीं शताब्दी के आरंभिक वर्षों में हुआ, जिसे आज कमलपुर जलाशय कहा जाता है। इस हौज के पानी से न केवल आसपास के खेतों को सींचा जाता था, बल्कि इसे एक नहर के माध्यम से राज्य के केंद्र तक भी ले जाया गया था। सबसे महत्वपूर्ण जल संबंधी संरचनाओं में से एक हिरिया नहर को आज भी भग्नावशेषों के बीच देखा जा सकता है। इस नहर में तुंगभद्रा पर बने बांध से पानी लाया जाता था और इसे धार्मिक केंद्र से शहरी केंद्र को अलग करने वाली घाटी को सिंचित करने में प्रयोग किया गया था। संभवतः इसका निर्माण संगम वंश के राजाओं द्वारा करवाया गया था। ठीक है, अब है किलेबंदियां और सड़कें किस तरीके की थी। तो इससे पहले कि हम शहर के विभिन्न भागों का गहन परीक्षण करें, हम उन विशाल किलेबंदी की दीवारों पर नजर डालते हैं जिनसे उन्हें घेरा गया था। 15वीं शताब्दी में फारस के शासक द्वारा कालीकट भेजा गया, कालीकट कोझिकोड में भेजा गया दूत अब्दुल रज्जाक किलेबंदी से बहुत प्रभावित हुआ और उसने दुर्गों की 7 पंक्तियों का उल्लेख किया। इस तरीके से उसने 7 पंक्तियां थी, इनके बारे में उल्लेख किया, उनके बारे में बताया। इसमें न केवल शहर को बल्कि कृषि में प्रयुक्त आसपास के क्षेत्र और जंगलों को भी घेरा गया था। सबसे बाहरी दीवार शहर के चारों ओर बनी पहाड़ियों को आपस में जोड़ती थी। यह विशाल राजगिरी संरचना थोड़ी सी शुंडाकार थी। गारे या जोड़ने के लिए किसी भी वस्तु का निर्माण में कहीं भी प्रयोग नहीं किया गया था। पत्थर के टुकड़े फनाकार थे, जिसके कारण वे अपने स्थान पर टिके रहते थे। दीवारों के अंदर का भाग मिट्टी और मलबे के मिश्रण से बना हुआ था। वर्गाकार और आयताकार बुर्ज बाहर की ओर से निकले हुए थे। इस किलेबंदी की सबसे महत्वपूर्ण बात थी कि इससे खेतों को भी घेरा गया था। अब्दुल रज्जाक लिखता है कि पहली, दूसरी और तीसरी दीवारों के बीच जुते हुए खेत, बगीचे और आवास हैं। यानी कि जो ये 3 दीवारें, तो 3 दीवारों के बीच में जुते हुए खेत है, वो क्या है? खेत हैं, बगीचे हैं और आवास हैं। और पेश कहते हैं कि इस पहली परिधि से शहर में प्रवेश करने की दूरी बहुत है, जिसमें खेत हैं जहां वे धान उगाते हैं और कई उद्यान मतलब कई बाग हैं या फिर गार्डन हैं, और बहुत जल जो 2 झीलों से लाया जाता है। अभी भी मैंने आपको बताया था, 2 झीलों से उसे लाके एक जगह इकट्ठा किया जाता है, जिन्होंने धार्मिक केंद्र और नगरीय केंद्र के बीच कृषि क्षेत्र के साक्ष्य खोज निकाले हैं। यह क्षेत्र एक व्यापक नहर प्रणाली के माध्यम से सींचा जाता था, जिसमें तुंगभद्र से जल लाया जाता था। आपके विचार में कृषि क्षेत्रों को किलेबंद भूभाग में क्यों समाहित किया जाता था? अक्सर मध्यकालीन घेराबंदियों का मुख्य उद्देश्य प्रतिपक्ष को खाद्य सामग्री से वंचित कर समर्पण के लिए बाध्य करना होता था, यानी कि एक तरह से उनको मजबूर करते थे। ये घेराबंदियां कई महीनों और यहाँ तक कि कई सालों तक भी चल सकती थी। आमतौर पर शासक ऐसी परिस्थितियों से निपटने के लिए किलेबंद क्षेत्रों के भीतर ही विशाल अन्नागारों का निर्माण करवाते थे। विजयनगर के शासकों ने पूरे कृषि भूभाग को बचाने के लिए अधिक महंगी और व्यापक नीति को अपनाया। दूसरी किलेबंदी नगरिया केंद्र के आंतरिक भाग के चारों ओर बनी हुई थी, और तीसरी से शासकीय केंद्र को घेरा गया, जिसमें महत्वपूर्ण इमारतों के प्रत्येक समूह को अपनी ऊंची दीवारों से
घेरा गया था। दुर्ग में प्रवेश के लिए अच्छी तरह सुरक्षित प्रवेश द्वार थे जो शहर को मुख्य सड़कों से जोड़ते थे। यानी कि जो दुर्ग में जो प्रवेश द्वार थे उसको किससे जोड़ा गया था? जो शहर की मुख्य सड़कें होती थी। प्रवेश द्वार विशिष्ट स्थापत्य के नमूने थे, यानी कि वहां पर एक बहुत ही अच्छी कला से, बहुत ही पौराणिक कला या फिर कला जो इतिहासकार जिस तरीके से बहुत अच्छी स्थापत्य कला का वर्णन करते हैं उससे वो नमूने थे जो अक्सर उन संरचनाओं को परिभाषित करते थे जिनमें प्रवेश को वे नियंत्रित करते थे। किलेबंद बस्ती में जाने के लिए बने प्रवेश द्वार पर बनी मेहराब, और साथ ही मेहराब क्या होते थे? जो ऊपर जिस तरीके से वो बना देते थे किलेबंद के टाइप, ये मेहराब, ठीक है। मेहराब और साथ ही द्वार के ऊपर बनी गुंबद तुर्की सुल्तानों द्वारा प्रवर्तित स्थापत्य के चारित्रिक तत्व माने जाते थे। यानी कि जो ये तुर्की सुल्तान है, ये जो गुंबद है ये, और ये जो मेहराब है ये क्या माने जाते थे? तुर्की सुल्तानों के एक तरह से चिन्ह या फिर चारित्रिक तत्व माने जाते थे। कला इतिहासकार इस शैली को इंडो इस्लामिक कहते हैं क्योंकि इसका विकास विभिन्न क्षेत्रों की स्थानीय स्थापत्य की परंपराओं के साथ संपर्क से हुआ। पुरातत्वविदों ने शहर के अंदर की और वहां से बाहर जाने वाली सड़कों का अध्ययन किया। इनकी पहचान प्रवेश द्वारों से होकर जाने वाले रास्तों के अनुरेखण तथा फर्श वाली सड़कों की खोजों से की गई है। सड़कें सामान्यतः, यानी कि ज्यादातर सड़कें पहाड़ी भूभाग से बचकर घाटियों से होकर ही इधर उधर घूमती थी। सबसे महत्वपूर्ण सड़कों में से कई मंदिर के प्रवेश द्वारों से आगे बढ़ी हुई थी और इनके दोनों ओर बाजार थे। फिर है हमारे शहरी केंद्र कैसे थे? तो शहरी केंद्र की ओर जाने वाली सड़कों पर चले तो सामान्य लोगों के आवासों के, यानी कि जहां पर सामान्य लोगों की रिहायशी जगह थी, जहां पर उनका आवास था, रहने का स्थान था, उनके अपेक्षाकृत कम पुरातात्विक साक्ष्य हैं। पुरातत्वविदों ने कुछ स्थानों जिनमें शहरी केंद्र का उत्तर पूर्वी कोना भी शामिल है उसमें परिष्कृत चीनी मिट्टी पाई है, और उनका यह सुझाव भी हो सकता है कि इन स्थानों में अमीर व्यापारी रहते हैं। यह मुस्लिम रिहायशी मोहल्ला भी था। यहाँ स्थित मकबरों और मस्जिदों के विशिष्ट कार्य हैं, फिर भी इनका स्थापत्य हम्पी में मिले मंदिरों के मंडपों के स्थापत्य से मिलता जुलता है। सामान्य लोगों के आवासों जो अब अस्तित्व में नहीं हैं, उनका 16वीं शताब्दी का पुर्तगाली यात्री बरबोसा कुछ इस प्रकार वर्णन करता है। क्या वर्णन करता है? कि लोगों के अन्य आवास छप्पर के हैं। छप्पर मतलब जैसे तिनके वगैरह इनसे बना लेते हैं, है ना, घास फूस से, तो वो किसके? छप्पर के हैं, पर फिर भी सुदृढ़ है। लेकिन वो देखने में इतने अच्छे से बने हुए हैं कि वो फिर भी कैसे लग रहे हैं? सुदृढ़, यानी कि सुसज्जित लग रहे हैं। और व्यवसाय के आधार पर कई खुले स्थानों वाली लंबी गलियों में व्यवस्थित है। यानी कि वहां पर जो घर बने हुए हैं वो इतने सुदृढ़ और इतने अच्छे ढंग से बने हुए हैं, और वहां पर जो लंबी गली हैं उनमें व्यवस्थित रूप से हैं। क्षेत्र सर्वेक्षण इंगित करते हैं, यानी कि जो क्षेत्र का सर्वेक्षण करते हैं वो इस और इंगित करते हैं, फिर इस और इशारा करते हैं कि इस पूरे क्षेत्र में बहुत से पूजा स्थल और छोटे मंदिर थे जो विविध प्रकार के संप्रदायों, जो संभवतः विभिन्न समुदायों द्वारा संरक्षित थे। यानी कि जो ये पूरा क्षेत्र था विजयनगर का, इसमें क्या था कि कुछ जो पूजा स्थल है फिर छोटे छोटे मंदिर हैं वो अलग अलग तरह के, विविध मतलब अलग अलग तरीके के संप्रदाय, जैसे बौद्ध धर्म के संप्रदाय के या फिर जैन धर्म के संप्रदाय के बारे में हमने पढ़ा था। तो जो अलग अलग संप्रदाय और उनके समुदाय हैं उनको संरक्षित करते हैं। समुदाय मतलब जो उनसे रिलेटेड, उस जाति से या फिर उस कौम से या फिर उस ग्रुप के, जैसे अब हिंदू मुस्लिम हैं, अलग अलग वो अल्लाह को मानते, वो ईश्वर को मानते, तो इस तरीके से वो अपने अपने देवी देवताओं को संरक्षित करे हुए थे, उनके प्रचलन की ओर संकेत करते हैं। सर्वेक्षणों से यह भी इंगित होता है कि कुएं, बरसात के पानी वाले जलाशय और साथ ही मंदिरों के जलाशय संभवतः सामान्य नगर निवासियों के लिए पानी के स्रोत का कार्य करते थे। यानी कि जो वहां पर कुएं थे या फिर जो बरसात का पानी इकट्ठा कर लिया जाता था जलाशयों में, और मंदिरों के जलाशय में भी जो पानी इकट्ठा होता था वो एक तरह से उनके लिए पानी का स्रोत होता था, वो उस पानी का ही यूज करते थे। इसके बाद हम पढ़ेंगे अब राजकीय केंद्र के बारे में, कि यहाँ के जो विजयनगर साम्राज्य है इसके राजकीय केंद्र किस तरह से स्थापित किए थे, किस तरीके के यहाँ पर देव स्थल थे, कौन कौन किस तरीके से देवी देवताओं की पूजा करी जाती थी। तो राजकीय केंद्र बस्ती के दक्षिणी पश्चिमी भाग में स्थित थे। दक्षिणी पश्चिमी मतलब मैंने आपको भी चारों दिशाओं के बारे में ऊपर समझाया था, तो ये वाली कौन सी दिशा होगी हमारी? दक्षिण पश्चिमी। दक्षिण ये वाली, एक सेकेंड,
ये इधर दक्षिणी पूर्वी और ये दक्षिणी पश्चिमी दिशा। ठीक है, तो दक्षिणी पश्चिमी भाग में स्थित था। हालांकि इसे राजकीय केंद्र की संज्ञा दी गई है, पर 60 से भी अधिक मंदिर सम्मिलित थे। स्पष्टतः मंदिरों और संप्रदायों को प्रश्रय देना शासकों के लिए महत्वपूर्ण था। यानी कि प्रश्रय मतलब कि हम तुम हमारे जो साम्राज्य है उसमें मंदिर भी बना सकते हो, संप्रदाय भी बना सकते हो। ये जो वहां के शासक थे उनके लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण था उन्हें प्रश्रय देना या फिर उन्हें आश्रय देना। क्यों? क्योंकि जो इन देवस्थल में प्रतिष्ठित देवी देवताओं से संबंध के माध्यम से अपनी सत्ता को स्थापित करने और वैधता प्रदान करने का प्रयास कर रहे थे कि भाई जैसे आजकल होता है ना, जैसे नेता वोट मांगते तो हम ये कर देंगे, यहाँ पर ये करेंगे अपने एरिया में, तो उस तरीके से ही ऐसे था। जो पहले होता था वही चीजें चली आ रही, लेकिन बस थोड़ा सा उसमें क्या हो गया, चेंज हो गए हैं, है ना। पहले शासक वर्ग थे और अब हमारी कौन सी सरकार है, लोकतांत्रिक सरकार है, बस इतना डिफरेंस आ गया है। लगभग 30 संरचनाओं की पहचान महलों के रूप में की गई है। ये अपेक्षाकृत बड़ी संरचनाएं हैं जो अनुष्ठानिक कार्यों से संबंध नहीं होती। इन संरचनाओं तथा मंदिरों के बीच एक अंतर था कि मंदिर पूरी तरह से राजगिरी से निर्मित थे, जबकि धर्मतर भवनों की अधिरचना विकारी वस्तुओं से बनाई गई थी। अब है महानवमी डिब्बा क्या होता है। तो पहले ये पढ़ेंगे, विजय का एक भवन, सभा मंडप और महानवमी डिब्बा जिसे पेस कौन था, वैज्ञानिक था या खोज करता था, संयुक्त रूप से विजय का भवन की संज्ञा दी जाती है। इसके विषय में वह लिखता है कि इन संरचनाओं में एक के ऊपर एक 2 मंच हैं, सुंदरता से चित्रित, यानी कि बहुत सुंदर हैं, और ऊपरी मंच पर इस विजय के भवन में राजा ने कपड़े से बना एक कमरा बनवाया है जहां मूर्ति का एक पूजा स्थल है और एक अन्य में बीच में एक चबूतरा रखा है जिस पर राज्य का सिंहासन खड़ा हुआ है। अब पढ़ेंगे महानवमी डिब्बे के बारे में कि क्या है ये महानवमी डिब्बा। ठीक है, इस क्षेत्र की कुछ अधिक विशिष्ट संरचनाओं का नामकरण भवनों के आकार और साथ ही अन्य उनके कार्यों के आधार पर किया गया है। राजा का भवन नामक संरचना अंतः क्षेत्र में सबसे विशाल है, यानी कि जो क्षेत्र के अंदर है वो कहां पर सबसे ज्यादा विशाल क्या है, राजा का भवन। परंतु इसके राजकीय आवास होने का कोई निश्चित साक्ष्य नहीं मिला है। इसके 2 सबसे प्रभावशाली मंच हैं, जैसा अभी हमने पढ़ा था, एक ऊपरी मंच और एक निचला। पूरा क्षेत्र ऊंची दोहरी दीवारों से घिरा है। जो 2 प्रभावशाली मंच है वो कौन कौन से हैं, सभा मंडप और महानवमी डिब्बा। तो पूरा क्षेत्र ऊंची दोहरी दीवारों से घिरा है और इनके बीच में गली है। सभा मंडप एक ऊंचा मंच है जिसमें पास पास और निश्चित दूरी पर लकड़ी के स्तंभ यानी कि लकड़ी के खंभे के लिए छेद बने हुए हैं। इसमें दूसरी मंजिल जो इन स्तंभों पर टिकी थी तक जाने के लिए सीढ़ी बनी हुई थी, यानी कि एक में तो खंभे बने हुए हैं और एक में सीढ़ियां बनी हुई हैं। स्तंभों के एक दूसरे से बहुत पास पास होने से बहुत कम खुला स्थान बचता होगा और इसलिए स्पष्ट नहीं है कि यह मंडप किस प्रयोजन के लिए बनाया गया हो। शहर के सबसे ऊंचे स्थानों में से एक पर स्थित महानवमी डिब्बा एक विशालकाय मंच है जो लगभग 11,000 वर्ग फीट के आधार से 40 फीट की ऊंचाई तक जाता है। ऐसे साक्ष्य मिले हैं जिनसे पता चलता है कि इस पर एक लकड़ी की संरचना थी। मंच का आधार उभारदार उत्कीर्ण से पटा पड़ा है। इस संरचना से जुड़ा अनुष्ठान संभवतः सितंबर और अक्टूबर के शरद मासों में बनाए जाने वाले 10 दिन के हिंदू त्योहार जैसे दशहरा, दुर्गा पूजा, जो नवरात्रे आते हैं, नवरात्रे या महानवमी नामों से जाने जाते हैं। इनके महानवमी शाब्दिक अर्थ महान नवा खड़ा रेखाचित्र किसी वस्तु अथवा संरचना का ऊर्ध्व अवलोकन करता है। यह हमें उन, ये देखो यहाँ पर एक सेकेंड, महानवमी का शाब्दिक अर्थ क्या है, महान नवा दिवस, उसके अवसर पर निष्पादित किए जाते हैं। ये हमें पर चित्र दे रखा है किसका, कमल महल का एक खड़ा चित्र देख रखा है, खड़ा रेखा चित्र। इस अवसर पर विजयनगर शासक अपने रुतबे, ताकत और अधिराज्य का प्रदर्शन करते हैं। इस अवसर पर होने वाले धर्म अनुष्ठानों में मूर्ति की पूजा, राज्य के अश्व की पूजा यानी कि घोड़े की पूजा, भैंस और अन्य जानवरों की बलि सम्मिलित होती थी। नृत्य होता था, कुश्ती प्रतिस्पर्धा यानी कुश्ती में कंपटीशन, और साथ ही प्रमुख नायक और अधीनस्थ राजाओं द्वारा राजा और उसके अतिथियों को दी जाने वाली औपचारिक भेंट इस अवसर के प्रमुख आकर्षण थे। इन उत्सवों के गहन सांकेतिक अर्थ थे। त्योहारों के अंतिम दिन राजा अपनी तथा अपने नायकों की सेना का खुले मैदान में आयोजित भव्य समारोह में निरीक्षण करता था। इस अवसर पर नायक राजा के लिए बड़ी मात्रा में भेंट और साथ ही नियत कर लाते थे।
क्या महानवमी डिब्बा जो आज अस्तित्व में वह इस विस्तृत अनुष्ठान का केंद्र था? विद्वानों का मानना है कि संरचना के चारों ओर का स्थान सशस्त्र आदमियों, औरतों और बड़ी संख्या में जानवरों की शोभा यात्रा के लिए पर्याप्त नहीं था। राज के केंद्र में स्थित कई और संरचनाओं की तरह यह भी एक पहेली बना हुआ है। अब है हमारा राज के केंद्र में स्थित अन्य भवन। राज के केंद्र के सबसे सुंदर भवनों में एक लोटस महल, जिसे कमल महल के नाम से जाना जाता है, जिसका यह नामकरण 19वीं शताब्दी के अंग्रेज यात्रियों ने किया था। ये देखो कमल महल की एक मेहराब का सूक्ष्म चित्रण हमें दे रखा है इस तरीके से। ये मेहराब होती है ना, इस तरीके से मैंने आपको बताया था। हालांकि यह नाम निश्चित रूप से रोमांचक है, लेकिन इतिहासकार इस बारे में निश्चित नहीं है कि भवन किस कार्य के लिए बना था। एक सुझाव जो मैकेंजी द्वारा बनाए गए मानचित्र से मिलता है कि यह परिषदीय सदन था, जहां राजा अपने परामर्शदाताओं से मिलते थे, यानी कि जिनसे ये परामर्श लेते थे। हालांकि अधिकांश मंदिर धार्मिक ग्रंथों में स्थित हैं, लेकिन राज के केंद्र में भी कई थे। इनमें से एक अत्यंत दर्शनीय को हजार राम मंदिर कहा जाता है। संभवतः इसका प्रयोग केवल राजा और उनके परिवार द्वारा ही किया जाता था। बीच के देवस्थल की मूर्तियां अब नहीं है, लेकिन दीवारों पर बनाए गए मूर्तियां सुरक्षित हैं। इनमें मंदिर की आंतरिक दीवारों पर उत्कीर्णित रामायण से कुछ दृश्यांश लिखे हुए हैं या सम्मिलित हैं। तो विजयनगर की कई संरचनाएं विनष्ट हो गई, पर गायकों नायकों ने महल नुमा संरचनाओं के निर्माण की परंपरा को जारी रखा। इनमें से कई भवन आज भी हमारे पास अस्तित्व में है, जैसे पंपा देवी और पंपा देवी का मंदिर हो गया, गुफाएं हो गई, ये सब। ठीक है। अब है बच्चों धार्मिक केंद्र, जो कि हम करेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, आज के लिए करते हैं इतना ही। सो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे।